मदद से इसे समझते हैं। तो मराठा आर्मीज़ पहुंचती हैं 1600 किलोमीटर पार करके न्यू दिल्ली, और अब यहाँ पर क्या होता है कि ये यमुना नदी बह रही है। तो अब्दाली की आर्मी थी यमुना नदी की दूसरी तरफ, वो थी इस साइड पे, ईस्टर्न साइड पे, पूर्वी तरफ, और मराठा आर्मीज जो थी वो थी पश्चिमी तरफ यमुना नदी के। तो मराठास अब दिल्ली को कैप्चर कर चुके थे, तो उन्हें पानीपत जाने की क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए, दिल्ली को ऑलरेडी अफगान्स ने लूटा हुआ था, खजाने में कुछ नहीं बचा था। मराठास को सप्लाईज चाहिए थी, पैसा चाहिए था उनकी कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए, और 5 लाख लोग हैं, इनके खाने पीने की व्यवस्था करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो सदाशिव राव ने ये सोचा कि मैं अपनी आर्मी को थोड़ा नॉर्थ ले जाता हूँ, पानीपत तक। और तो दिल्ली से निकल के ये आर्मी को लेकर पहुंचते हैं पानीपत सदाशिव राव, और यहाँ पर डेरा डालने को कहा गया आर्मी को, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि अगर अब्दाली लौटने की कोशिश करेगा तो मैं यहाँ से उसे ब्लॉक कर दूंगा। मराठा आर्मी यहाँ पर उसे ब्लॉक कर देगी। अब्दाली इस बीच कहाँ था? अब्दाली था इस तरफ, यमुना के उत्तरी तरफ, ईस्टर्न साइड पर था, और उस वक्त मॉनसून का सीज़न था। अगस्त सितंबर में नदी में काफ़ी बाढ़ आई हुई थी, पानी काफ़ी उफान पर था, इसलिए नदी को क्रॉस करना इम्पॉसिबल था। तो इस बीच अब्दाली ने क्या किया? अब्दाली ने बहुत ही अच्छी डिप्लोमेसी दिखाते हुए अवध को अपनी साइड कर लिया। अब ये अब्दाली का बहुत अच्छा हुनर था कि ही वॉज अ गुड डिप्लोमेट, वो किसी के साथ भी दोस्ती या दुश्मनी कर सकता था। इसका जीता जागता प्रमाण ये था कि पिछली बार जब उसने अटैक किया था तो अवध के साथ लड़ाई की थी, लेकिन जब इस बार आया तो अवध को अपना दोस्त बना लिया। शुजा उद्दौला को ये बताया कि मराठास आपके लिए भी और हमारे लिए भी थ्रेट हैं, तो क्यों ना इनको मिलकर हराया जाए। और इस दोस्ती को बनाने में बहुत बड़ा रोल था नजीब उद्दौला का। अब नजीब उद्दौला रोहिल्लास का एक आर्मी चीफ था जो मुगल आर्मी में एक बहुत बड़ा जनरल था, लेकिन ही हैड स्विच्ड। 1757 में उसने अब्दाली का साथ देना शुरू कर दिया था। जब पिछली बार अब्दाली ने अटैक किया तभी वो मुगल्स की सर्विस छोड़कर अब्दालीस के साथ हो लिया था। तो नजीब उद्दौला ने ये डील ब्रोकर करवाई, और अवध के साथ आने से एक बहुत बड़ा मिलिट्री सपोर्ट मिलता है अब्दाली को, क्योंकि अवध के पास काफ़ी संख्या में सैनिक थे, बहुत बड़ी फौज थी। तो अब्दाली प्लस नजीब उद्दौला प्लस शुजा उद्दौला फ्रॉम अवध, इन 3 की कंबाइंड आर्मी अब आ गई थी मराठास के सामने। दूसरी ओर मराठास भी चाहते तो डिप्लोमेसी का सहारा लेते हुए दूसरे पावर्स को अपने साथ ले सकते थे। उत्तर भारत में उस समय बहुत बड़े बड़े पावर्स थे। पंजाब में सिख थे, लेकिन इनकी तरफ कोई भी हाथ नहीं बढ़ाया गया डिप्लोमेसी का। अगर चाहते तो इन्हें अपने साथ ले लेते। दूसरी तरफ जाट राजा सूरजमल, वो तो दिल्ली भी आ गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब ये जाट राजा सूरजमल जो थे वो दिल्ली के पास के एरिया में, आगरा, दिल्ली, वल्लभगढ़, इस एरिया में राजा सूरजमल का बहुत बड़ा अच्छा कंट्रोल था। तो राजा सूरजमल तो बात करने आए कि इनसे आगरा में, लेकिन जो सदाशिव राव हैं उन्होंने मना कर दिया। उन्हें कहा कि हम तो आपको भी हरा देंगे, आपको भी हटा देंगे, हमें तो पूरा कंप्लीट कंट्रोल चाहिए, पूरा मराठा रूल चाहिए। एक और रीज़न भी था कि जो राजपूत और जाट रूलर्स हैं वो पिछले 30 सालों से इनके मराठास के कॉन्टीन्यूस अटैक्स के कारण परेशान थे, और अटैक्स के अलावा मराठास टैक्स भी बहुत ज़्यादा लेते थे। जो चौथ और सरदेशमुखी था वो काफ़ी हैवी टैक्स होता था, और साथ ही साथ इनका इंटरफेरेंस भी था उनके इंटरनल अफेयर्स में।
यानी कि गद्दी पर कौन अगला राजा बनेगा, इसमें भी मराठास डिसीजंस लेते थे। तो ये उन्हें पसंद नहीं आ रहा था और इसलिए जाट्स और राजपूत इस लड़ाई से दूर रहे। उन्होंने मराठास को आगे चल के अपना सपोर्ट नहीं दिया। अब मैं आता हूँ एक्चुअल लड़ाई पर। तो मराठास आर्मीज थी पानीपत में और अब्दाली की आर्मी थी यहाँ पर दूसरे किनारे पर। दूसरे छोर पर। तो अब इस नदी को क्रॉस कैसे किया जाए? नदी अपने पूरे उफान पर थी। अब्दाली के पास अब अवध का भी सपोर्ट था, रोहिल्लास का भी सपोर्ट था। तो इतनी बड़ी आर्मी को अब चैलेंज था कि यमुना क्रॉस करके दूसरी साइड कैसे ले जाया जाए। तो अब कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है स्टोरीज में कि अब्दाली खुद नदी में कूद गया। उसने अपने सैनिकों से पहले वो खुद नदी में कूद गया, क्योंकि सैनिकों ने मना कर दिया था कि हम नदी में नहीं जाएंगे, क्रॉस नहीं करेंगे, पानी कम होने दो। अब्दाली खुद पहले कूद गया नदी में और उसके पीछे पीछे उसके और सैनिक भी कूदे और इस तरीके से पूरी आर्मी क्रॉस कर गई नदी को, यमुना को, और उन्होंने पानीपत को यहाँ साउथ साइड से अटैक करा मराठास के ऊपर। और एक चीज़ उन्होंने करी कि मराठास की जो सप्लाई लाइंस थी, यानी कि साउथ से जो उनकी सप्लाई आती थी, पैसा या खाना आता था, उसे पूरी तरह कट ऑफ कर दिया, क्योंकि अब दिल्ली और पानीपत के बीच थी अब्दाली की आर्मी। तो मराठा आर्मी पानीपत में घिर चुकी थी। एक तरफ थी यमुना नदी और उत्तर की ओर जा नहीं सकते थे। जो सप्लाई रूट्स हैं वो सारे साउथ से ब्लॉक हो चुके हैं। अब्दाली की आर्मी यहाँ से और यहाँ से हर तरफ से उनको घेर कर बैठी है। तो 2 महीने तक पानीपत को सीज करा गया और मराठास की सारी सप्लाई रूट्स को काट दिया गया। अब मराठा कैंप में लाखों लोगों के लिए खाने को कुछ नहीं बचा था और 2 महीने में सारा राशन जो है वो ख़त्म हो जाता है और हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि मराठा सोल्जर्स अपने आर्मी जनरल से कहते हैं कि या तो आप हमें लड़ाई में मरने दो या फिर हम भूखमरी से मर जाएंगे। तो ऐसे में 14 जनवरी मकर संक्रांत का जो दिन है वो डिसाइड किया जाता है अटैक करने के लिए। तो 14 जनवरी 1761 में मराठा सुबह सुबह जैसे ही सूरज उगता है एक सरप्राइज अटैक करते हैं अब्दाली की आर्मी पर। और अफगान्स ने यह अटैक एंटीसिपेट नहीं किया होता। उन्हें नहीं लगा था कि इस तरह का अटैक होगा। तो दिन में 2 बजे तक मराठास काफ़ी हावी थे। लेकिन अक्सर जैसा लड़ाई की कहानी में होता है कि एक ऐसी घटना हुई जिसने लड़ाई का रुख बदल दिया। होता यह है कि विश्वासराव जो पेशवा का बेटा जो है वो लड़ाई के मैदान में अचानक गायब हो जाता है। तो सदाशिव राव को नज़र नहीं आता वो। तो सदाशिव राव हाथी से नीचे उतरे उसे ढूंढने के लिए और उसे बचाने के लिए। तो हाथी खाली नज़र आया तो मराठा सैनिकों को लगा कि सदाशिव राव की डेथ हो गई है लड़ाई में। तो कैंप में अफरा तफरी मची और मराठास की अल्टीमेटली हार होती है। लेकिन अगर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मराठास की जो मिलिट्री और कैवलरी है वो कहीं ना कहीं अफगान से कमतर थी, क्योंकि अफगान्स ने काफ़ी इनोवेटिव मेथड्स अपनाए थे। ऊँट यानी कैमल पर आर्टिलरी गन्स को लादा गया था जिससे कि वो तुरंत एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकें। तो मोबाइल आर्टिलरी थी, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था अफगान आर्मी के लिए। तो पानीपत पर एक डिसाइसिव विक्ट्री होती है अहमद शाह अब्दाली की आर्मी की, लेकिन दोनों तरफ से बहुत ही भारी जान माल का नुकसान होता है। इनफैक्ट अब्दाली भी इस लड़ाई के बाद भारत में कुछ ज़्यादा समय नहीं रहा, वो कुछ ही महीनों में वापस चला गया था, क्योंकि उसके भी 30,000 सैनिक मारे गए थे और मराठा सोल्जर्स लगभग 40 से 50,000 फाइटिंग में और 40 से 70,000 मराठास को सिविलियंस प्लस सैनिकों को पानीपत शहर के अंदर मारा गया चुन चुन कर। अगले कुछ दिनों में जो छुपे हुए थे घरों के अंदर, महिलाएं बच्चे छिपे हुए थे, उनको तक मारा गया। कई महिलाओं ने तो आत्महत्या भी कर ली और कई लोगों को स्लेव बनाकर, गुलाम बनाकर अफगानिस्तान भी ले जाया गया। इस तरह की कहानियाँ हैं। कुल मिलाकर 1 लाख मराठास उस दिन में, एक दिन में 14 जनवरी को मारे गए ड्यूरिंग 3rd बैटल ऑफ पानीपत।
तो मराठा डिफीट के कई कारण हैं। पहला तो मराठा फोर्सेस नंबर में कम हो गए थे ड्यू टू अवध एंड रोहिल्लास ज्वाइनिंग अब्दाली। फेमाइन कंडीशंस थे, भूखमरी की कंडीशंस आ गई थी, और मराठा पॉलिसीज जो हैं, जो उन्होंने पिछले 30 सालों में किसी को भी नहीं छोड़ा था। जितने भी पावर्स हैं, चाहे वो मुगल्स हों, जाट्स हों, राजपूत्स हों, सब पर अटैक करते थे, सबके खिलाफ बार बार टैक्सेस लगाए जाते थे। तो कोई भी उनसे इतना खुश नहीं था उत्तर भारत में। फिर मराठा कमांडर्स के बीच में भी जेलसीज थी। जैसा मैंने आपको बताया, रघुनाथ राव अपनी आर्मी को के साथ कहाँ बैठे थे? महाराष्ट्र में। हालांकि उस आर्मी को रवाना किया गया था, लेकिन वो आर्मी पहुंच ही नहीं पाई थी पानीपत तक। वो केवल नर्मदा रिवर तक पहुंची थी, तब तक ऑलरेडी पानीपत की जंग ख़त्म हो गई थी। अब्दाली की फोर्सेस थोड़ी बेटर ऑर्गेनाइज भी थी। जो बंदूकें थी, मैंने आपको आर्टिलरी गन्स के बारे में बताया, माउंटेड ऑन कैमल्स, उन्होंने काफ़ी लड़ाई का रुख बदल दिया। तो इस लड़ाई का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या था? मराठा सुप्रीमेसी उत्तर भारत में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। हालांकि मराठा पावर 1771 तक, यानी कि 10 साल बाद तक फिर से पावरफुल हो जाता है, लेकिन एक वो स्थिति नहीं हो पाई जो पानीपत के पहले थी। और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा, मराठा कमजोरी का फ़ायदा 1775 में अंग्रेज़ उठाते हैं, और उन्होंने मराठास के साथ एंग्लो मराठा वार शुरू हो जाता है, और 3 एंग्लो मराठा वार्स के बाद मराठा पावर पूरी तरह ख़त्म हो जाता है 1818 आते आते। तो पानीपत की जंग में क्योंकि बड़े बड़े आर्मी जनरल्स की डेथ हो गई थी मराठास के, सदाशिवराव और विश्वासराव, तो उसके कारण जो, और ऊपर से जो रघुनाथ राव थे, उनके एम्बिशंस बढ़ गए। उन्होंने सोचा मैं पेशवा बनूंगा, तो उन्हीं के कारण पहला एंग्लो मराठा वार शुरू होता है, रघुनाथ राव के पेशवा बनने के एम्बिशंस के कारण। लेकिन इस लड़ाई का जो सबसे बड़ा दूरगामी परिणाम है वो ये था कि पूरे भारत में एक पावर वैक्यूम बन गया था, क्योंकि 18वीं सदी में मराठा पावर सबसे इम्पोर्टेंट था और ब्रिटिशर्स उस समय इतने पावरफुल नहीं थे। लेकिन मराठास के हारने के कारण ब्रिटिशर्स को एक सुनहरा अवसर मिल गया अपने एम्पायर को बढ़ाने का। तो इस लड़ाई में जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, अल्टीमेटली उन्हें ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। सिखों ने अपना एम्पायर बना लिया पंजाब में, आने वाले 20 साल में सिख एम्पायर शुरू हो चुका था। जाट्स भी बहुत पावरफुल हो गए, उन्होंने अपने किंगडम एस्टैब्लिश कर लिए दिल्ली और आगरा के रीजन के आसपास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी, फिर बक्सर और आगे लड़ाइयाँ जीतते हुए ऑलमोस्ट पूरे भारत पर 50 साल में कब्जा कर लिया। और मुग़ल एम्पायर, जो पहले भी नाम का था इस लड़ाई के पहले, वो इस लड़ाई के बाद भी वैसा का वैसा नाम का ही रहा। मुग़ल एम्परर के पास कोई पावर नहीं थी। तो कुल मिलाकर इस उत्तर भारत के पावर वैक्यूम का सबसे बड़ा फ़ायदा मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो शायद पानीपत की तीसरी जंग में अगर मराठा जीते होते तो आज भारत में अंग्रेज़ हुकूमत नहीं होती, क्योंकि मराठास अगर इतने पावरफुल होते तो ब्रिटिश उन पर कभी अटैक नहीं कर सकते थे। तो जहाँ 1765 में ब्रिटिश राज सिर्फ बंगाल के एरियाज़ में था, और 1823 आते आते आप देखेंगे ब्रिटिश हुकूमत, जो कि पिंक कलर में है और जो ब्लू कलर में उनके अधीन जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो पूरा भारत उनके अधीन हो चुका है। तो पूरा भारत जो है उनके अधीन हो चुका है, सिर्फ एक सिख एम्पायर को छोड़ के, जो एक बड़ा पावर था। तो पूरे भारत में 1823 तक अंग्रेज़ों की हुकूमत में था। तो स्थिति 1765 में और 1823 में फ़र्क देखिए, कितना बड़ा फ़र्क है। तो ये सिग्निफिकेंस था पानीपत की जंग का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। मेक श्योर टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।